अनुभूति दे रहा है। कोरोना से लड़खड़ाए नैनीताल के पर्यटन को फिर से पंख लगने लगे हैं। नैनी झील सैलानियों से फिर गुलजार होने लगी है। बहुत अच्छा लगा, मौसम नहीं सोचा था कि इतना अच्छा होगा और बोटिंग करके बहुत अच्छा लगा। भीड़ बहुत है यहाँ पर। बाकी नैनीताल तो है ही सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन, तो बहुत अच्छा लगा घूम। सफाई दिख रही है, काफी दिख रही है। बाकी और घूमते हैं तो और दिखेंगे पर साफ सफाई दिख रही है। तो बिल्कुल आइए यहाँ पे, घूमिए और मजा लीजिए ठंड, आने वाली ठंड का। नैनी झील के दामन से खेलकर और नैनीताल के हुस्न का दीदार कर दूर दूर से आए सैलानी सुकून का एहसास कर रहे हैं। नैनीताल का बड़ा नाम सुना था और तो जैसा नाम सुना वैसे ही हमें मिला है। बड़ा शुद्ध, प्रदूषण रहित, मनोरम, खूबसूरत वातावरण है। और नैना झील की बहुत ही प्रसिद्धि सुनी थी। उस झील को देखकर, उसमें नौकायन करके दिल बाग बाग हो गया। स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, बहुत ही आनंद आ गया। बहुत ही मतलब पैसे वसूल वाली बात है। नैनीताल की खूबसूरती पर्यटकों को रिझा रही है, वहीं नैनीताल में साफ सफाई के इंतजामों की तारीफ भी हो रही है। आनंद आया, मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है और अभी मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना मौसम है। घूमने का बेस्ट टाइम है अभी। और अभी जैसे दिवाली निकली है तो काफी सारी छुट्टियां थी अभी, तो काफी अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अभी हम और जगह जाएंगे, नैना देवी मंदिर जाएंगे और हम वैसे जिम कॉर्बेट घूमने आए थे, बट नैनीताल भी फिर हम साथ साथ घूमने आए हैं। काफी अच्छा मौसम है। बोटिंग पहली बार ही आई हूँ मैं यहाँ पे नैना झील पे। काफी मजा आया नैना लेक। दूर दराज के सैलानी नैनीताल पर ज्यादातर गर्मियों में नजर इनायत करते हैं, लेकिन इस साल नवंबर माह में भी पर्यटकों की आमद से नैनीताल गुलजार है। जरूरत है सैलानियों के लिए हर सहूलियत का इंतजाम करने की, ताकि पर्यटन प्रदेश में 12 महीने सैलानियों की चहलकदमी बरकरार रहे। नैनीताल से दिनेश जोशी की रिपोर्ट। वहीं शुरुआती दौर में कहर बरपाने के बाद कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है और इसी के साथ जनजीवन भी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। लेकिन जानकारों की माने तो सर्द मौसम में कोरोना फिर कहर बरपा सकता है, लिहाजा सरकार भी जनता से एहतियात बरतने की अपील कर रही है। बावजूद इसके थराली की जनता इन सब से बेफिक्र नजर आ रही है। बाजारों की सैर करते वक्त यहाँ लोग ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को अमल में ला रहे हैं। गौरतलब है कि थराली में कोरोना से अब तक 3 लोगों को अपना ग्रास बना चुका है। अभी तो थोड़ी क्या कम्युनिटी स्प्रेड तो हो चुका है। रोज़ केस मिल ही रहे हैं। किसी गांव से 4 मिल रहे तो किसी जैसे पैनगढ़ से 13 मिल रहे थे। केस तो बढ़ते जा रहे हैं लगातार। लेकिन ये है कि ज़्यादातर केस एसिम्प्टोमेटिक मिल रहे हैं, जिनको हम होम आइसोलेट कर रहे हैं। अभी तक हमारे क्षेत्र में लगभग 40-45 होम आइसोलेशन में केस चल रहे हैं और जी अब तक का जो आंकड़ा है वो 150 के आसपास पहुंच चुका है। स्थिति तीनों लोग की ही लगभग सेम है। जैसे थराली में 150 के आसपास पहुंचा है, ऐसे ही देवाल में भी लगभग यही आंकड़ा है और नारायणगढ़ में भी इसी के आसपास है। ये जब यहाँ पे कोरोना आया ही था, जब मतलब कि कोरोना के लिए देश विदेश और जगह जगह में कोरोना की बात चल रही थी, तब तो यहाँ पे सतर्कता और हर चीज़ एकदम उस पर आ गई थी। परंतु जैसे जैसे टाइम बीतता गया, यहाँ पे लोगों में जो कोविड-19 को लेकर के जो डर है और भय वह खत्म होता जा रहा है। बल्कि जबकि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे स्थिति बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है। अब ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और स्थिति जो है वो और भी भयावह होती जा रही है। मैं यही चाहता हूँ जनमानस को कोविड-19 के इस दौर में मतलब सचेत रहना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से करना चाहिए। बहुत कम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, आप देख ही रहे होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग किस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब सोशल डिस्टेंसिंग सरकार ने मेरे को लग रहा हटाई दिया, क्योंकि अब जिस हिसाब से जनसभाएं होने लगी है, चुनाव आने वाले हैं, सरकार क्या प्रत्येक, चाहे स्टेट सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो,
अब चुनाव आने लगे तो उन्होंने भी लॉकडाउन खोल दिया है कि भाई अपने वोट उसके लिए बैंकिंग के लिए कि हमको वोट मिलेंगे, हम जनसभाएं करेंगे तो कैसे करेंगे, लोग हमारी बातें को कैसे सुनेंगे। तो सरकार को अब जिस हिसाब से पिछली बार दिसंबर जनवरी में चाइना से महामारी फैली हुई थी, उस हिसाब से हमको लग रहा है कि कहीं ये इंडिया में भी ना हो जाए, हमारे पहाड़ में भी ना हो जाए ऐसी स्थिति। और हमारे संवाददाता मोहन गिरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, जिस तरह से लगातार कोरोना की केसेस आ ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोरोना के केसेस बंद हो गए हैं, लेकिन थराली के जो लोग हैं वो बेफिक्र दिख रहे हैं। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, बिना मास्क लगाए लोग बाहर घूम रहे हैं। क्यों ये लोग, क्या ये लोग समझ नहीं पा रहे कि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है? बताना चाहूँगी कि कोरोना जब शुरुआत में आया था तो बहुत न्यून मामले, बिल्कुल ना के बराबर मामले थे, और जो भी नए मामले उसमें आए थे, लॉकडाउन के समय आए थे, वो सारे प्रवासियों के साथ कोरोना संक्रमण के मामले आए थे। लेकिन अब अनलॉक हो गया है और अर्थव्यवस्था को भी सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। रोजगार के लोग लौटने लगे हैं, कामगार, और जो भी प्रवासी थे वापस लौटने लगे हैं। लेकिन अब जो नए मामले सामने आ रहे हैं, वो जो यहाँ पे रह रहे थे उन लोगों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन बढ़ते आंकड़ों के साथ ही सतर्कता बढ़नी चाहिए थी। लेकिन थराली की अगर बात करें जो तस्वीरें बताती थी, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि लोग बेफिक्र हैं और लापरवाही कहीं न कहीं बढ़ती जा रही है। ना मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। त्योहारी सीजन का समय था, क्योंकि धनतेरस के समय से बाजारों में जो चहल पहल थी, उसमें अधिकांश चहल पहल में लोगों को, कतिपय लोगों को ये देखा गया कि बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही लोग आवाजाही कर रहे हैं। जी मोहन, प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क लगाकर नहीं घूम रहे हैं? प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार जागरूकता फैलाने के कार्यक्रम करता है, जागरूकता अभियान चलाता है, मार्च विद मास्क भी का भी आयोजन किया जाता है, रैली निकाली जाती है। लेकिन सतर्कता और जो सावधानी बरतने की आवश्यकता है वो आमजन को है। कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि आम आदमी अपनी जिम्मेदारियों को और इस कोरोना को अभी भी हल्के में ले रहे हैं। कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण को बढ़ावा यहाँ पे दिया जा रहा है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहन, जानकारी देने के लिए। और इसके साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। 4 मार्च 2020, वो ऐतिहासिक दिन जब बरसों के संघर्ष को मिला सम्मान। गैरसैंण, भराड़ीसैंण, ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का सपना, जनता की भावनाओं का प्रतीक है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उत्तराखंड सरकार ने अपना वादा पूरा किया। गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। अब गैरसैंण को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 20 वर्षों में पहली बार राज्य स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन गैरसैंण में हुआ। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो यहाँ के लिए तमाम तरह की, एक तरह राजधानी का ही स्वरूप होता है, तो तमाम तरह की अवस्थापनाओं की सुविधाओं की जरूरत होगी। और उसके लिए आने वाले 10 वर्षों के लिए मैं 10 वर्षों की घोषणा कर रहा हूँ। 25,000 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र के लिए पूरा जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा, 25,000 करोड़ रुपए से उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड की शान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर पुष्पांजलि के साथ पर्वतीय राज्य में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। नए सचिवालय के शिलान्यास और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ चौमुखी विकास के द्वार खुल गए हैं। मजबूत इरादे, पूरे हो रहे वादे। ए छोरी, मारे छोरे ने भी मास्टर लगवा दे बेटी। पढ़ाई कराओ दब कहताई, उससे तय नौकरी मिलेगी। और कहताई 21 साल में 10,000 बढ़ती और पिछले 6 साल में 80,000। अच्छा? परिब लगवान के दिन जा लिए सब होवे मेरिट पे बढ़ती। टीवी मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई ने आन जान की चिंता भी हर ली। और 9वीं से लेके 12वीं तक की कॉपी किताब भी फ्री कर दी। 4,000 स्कूल खुलेंगे प्लेवे के। बचपन तय हमारी नींव डलेगी। हरियाणा का पूरा जोर से पढ़ाई पे। ताई जिब्बे तया काया पलटेगी। 21 साल में 5 साल की तैयारी कर दी छोरी। ताई हरियाणा का बढ़िया हाल। भाई चोखा लिखड़ा पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हो।
आदित्यनाथ योगी। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। गोरखपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर पिपराइच रोड पर वनटांगिया गांव शुरू हो जाते हैं। हम लोग के पहले कुछ सुविधा नहीं रहा। हमन के जब से बाबा आयल हैं तब से बहुत अच्छा लगा था। वनटांगिया समुदाय के गांव में स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी जैसी कोई सुविधा थी ही नहीं। घर हो गए, मकान हो गए, बढ़िया हमन रहे लगली। कभी वीरान पड़े वनटांगियों के गांव में आज रौनक आ गई है। गांव के गांव बिजली से रोशन हो चुके हैं। बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। हम लोग को जब बाबा हुए हैं तो मुख्यमंत्री हुए तो हम लोग को छत मिला है पढ़ने के लिए। हम लोग को बहुत सुविधाएं मिली है। स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। यहाँ के लोगों को देखते हैं, चेक करते हैं। डॉक्टर लोग मेडिकल से आते हैं, यहाँ पर ब्लॉक से आते हैं। राजस्व ग्राम बन जाने से अब वनटांगिया गांव में सभी योजनाएं पहुंच रही हैं। हमारे गांव में लाइट सुविधा, गैस की सुविधा, ऊपर से अपना शौचालय सुविधा, सब सुविधाएं मिल रही हैं। राजस्व गांव की मांग इन वनटांगिया गांव के निवासियों की तरफ से की जा रही थी, जिसे योगी सरकार ने पूरा कर प्रदेश के प्रति अपना दायित्व निभाया। ब्रेक आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में हुई बारिश और पहाड़ों में हुई बर्फबारी से सूबे का मौसम सर्द हो गया है। देवभूमि के चारों धामों के साथ मसूरी और चक्राता की पहाड़ियां बर्फ की सफेदी से खूबसूरत हो गई है। मौसम विभाग की माने तो आज मौसम साफ रहेगा, हालांकि उच्च हिमालय के क्षेत्र में हल्की बर्फबारी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, उत्तराखंड में अब मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग की तरफ से क्या पूर्वानुमान जारी किया गया है? ज्ञानेंद्र, आवाज आ रही है? लगता हमारा संपर्क टूट गया है। हम दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश हुई थी और पहाड़ों में बर्फबारी हुई थी, जिसके कारण सूबे के मौसम सर्द हवाओं में बदल गया है और सर्द हवा वहां पे महसूस की जा रही है। देवभूमि के चारों धामों के साथ ही मसूरी और चक्राता की पहाड़ियां भी बर्फ की सफेद चादर से खूबसूरत हो गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज मौसम साफ रहेगा, हालांकि उच्च हिमालय के क्षेत्र में हल्की बर्फबारी हो सकती है। जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी हुई है, उसके बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। कोरोना संक्रमण में फिर से इजाफा होने लगा है। लगातार घटते मामलों के बीच अचानक फिर से कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ा है। ऐसे में चिकित्सकों की माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। देहरादून के सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर की माने तो कोरोना से फिलहाल एहतियात ही बचा सकती है। वहीं डॉक्टर सभी को सामाजिक दूरी और मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं, ताकि जानलेवा कोरोना खतरे से बचा जा सके। तो हमारी जनता को ये समझना होगा कि भाई देखिए, अभी इसकी ये फर्स्ट फेज थी, जो सेकंड फेज आएगी उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते वो कितनी ज़्यादा वायलेंट फेज होगी। तो अगर हम इन चीज़ों को भूल गए, जैसे बार बार मुंह पे हाथ नहीं रखना है, नाक पे हाथ नहीं रखना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है, हाथों की सफाई रखनी है, ये सब चीज़ें अगर हमारी जनता नहीं समझेगी तो मैं नहीं समझता कि हम इस बीमारी को उस स्तर पे कंट्रोल कर पाएंगे जिसका हमें अब तक कर लेना चाहिए था। हमारा कार्य, सरकार द्वारा किया गया कार्य, ये सब इसके सामने बौने हो जाएंगे अगर जनता इस चीज़ को नहीं समझेगी। उसको समझना पड़ेगा, जनता समझेगी तभी ये बीमारी जो है दूर हो पाएगी। ड्रैगन की चालबाजियों से आज पूरी दुनिया परेशान है। हिंदुस्तान को तो परेशान करने के साथ ड्रैगन आए दिन नए नए हथकंडे अपनाता रहता है और इस बात को हम सब तो जानते ही हैं, लेकिन शायद अब ड्रैगन बेजुबान पक्षी भी अब ड्रैगन के लाश से हिंदुस्तान की तरफ रुख करने लगे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सर्दियां शुरू होते ही हर साल उत्तराखंड में दूर 7 समुंदर पार से बड़ी तादाद में पक्षी हिंदुस्तान का रुख करते हैं। इनमें से ज्यादातर पक्षी साइबेरिया से आते हैं, लेकिन इस बार बड़ी तादाद में ये पक्षी तिब्बत से पहुंच रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि पक्षी भी ड्रैगन से परेशान हैं?
क्योंकि जिस तरीके से चाइना के लोग कोई भी जीव खाने के लिए जाने जाते हैं, तो लगता है कि ये पक्षी भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए हिंदुस्तान आ रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे यूरोप, कनाडा, साइबेरिया और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ़ पड़ जाती है, तो जो प्रवासी पक्षी हैं जो पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो माइग्रेट करके भारत और एशिया के क्षेत्रों में पहुंचते हैं, क्योंकि इस समय उनको भोजन की आवश्यकता के लिए इधर माइग्रेट करने की ज़रूरत होती है। तो हमारे आसपास तुमड़िया जलाशय है, बौर, हरिपुरा या कोसी बैराज या रामगंगा नदी में काफ़ी प्रवासी आ रहे हैं और ये आकर्षण का केंद्र भी हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो भी इनको देखकर आकर्षित होते हैं। पर्यटन भी इससे बढ़ता है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी इससे मिलता है। सर्दियां शुरू होते ही कॉर्बेट लैंडस्केप के जलाशयों में साइबेरिया और तिब्बत से प्रवासी पक्षियों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। कोसी नदी, रामगंगा नदी समेत आसपास की नदियों और जलाशयों में प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमा लिया है। जलाशयों में अटखेलियां करते परिंदों के दीदार को पक्षी प्रेमी और सैलानी भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कॉर्बेट लैंडस्केप में 550 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन सर्दियों में सुरखाब, वॉल क्रीपर, ब्लैक स्टॉक, पिनटेल, कॉरेंट समेत तमाम किस्म के परिंदों के पहुंचने से कोसी, रामगंगा नदी, भोगपुर बौर और हरिपुर जलाशय गुलजार हो गए हैं। गौरतलब है कि प्रवासी पक्षी कॉर्बेट पार्क घूमने आने वाले वर्ल्ड वॉचर की पहली पसंद होते हैं। सुरखाब यानी रेड सेल डक का आकर्षण सबसे ज्यादा रहता है। ये विदेशी मेहमान भोजन और प्रजनन के लिए सैकड़ों मील का सफर तय करके ठंडे देशों से यहाँ पहुँचते हैं। इस समय कोसी नदी में कई मेहमान पक्षियों के करलब से वातावरण गूंज रहा है। देखिए, रामनगर का क्षेत्र कोसी जो रिवर है हमारी, उसमें सर्दियां प्रारंभ होने पर प्रवासी पक्षियों का आवागमन शुरू हो जाता है और ये ठंडे इलाकों से आती हैं और ये अब गर्मियों तक इसी क्षेत्र में रहेंगी। और आजकल कई किस्म के जो प्रवासी हमारे पक्षी हैं उनको देखने के लिए भी लोग कोसी बैराज जो पार्क वहाँ बना हुआ है वहाँ से उसको देखते हैं। और क्योंकि ये पर्यटन का क्षेत्र है तो यहाँ पे पर्यटक आकर के इसका काफ़ी आनंद लेते हैं। रामनगर वन प्रभाग द्वारा जो है 10 अभी जो हमने बर्ड ट्रेल भी खोले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पक्षियों की काफ़ी अच्छी संख्या है। तो ये काफ़ी स्थानीय लोगों के लिए भी इससे रोजगार और पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रवासी पक्षियों के उत्तराखंड पहुंचने से पर्यटन से जुड़े कारोबारी खुश हैं। इन पक्षियों के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही पर्यटकों और पक्षी प्रेमियों की संख्या में भी हर साल इजाफा हो रहा है। लेकिन बड़ी तादाद में पहुंच रहे इन मेहमान पक्षियों की सुरक्षा भी वन महकमे के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसलिए इन पक्षियों की सुरक्षा के लिए वन महकमे के अलावा स्थानीय जनता को भी आगे आना होगा, तभी हमारे प्रवासी मेहमान हमारे घर में चैन से रह सकेंगे। रामनगर से अमित बेलवाल की रिपोर्ट। और इसके साथ उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। गोरखपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर पिपराइच रोड पर वनटांगिया गांव शुरू हो जाते हैं। हम लोग के पहले कुछ सुविधा नहीं रहा। हमन के जब से बाबा आयल हैं तब से बहुत अच्छा लगा था। वनटांगिया समुदाय के गांव में स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी जैसी कोई सुविधा थी ही नहीं। घर हो गए, मकान हो गए, बढ़िया हमन रहे लगली। कभी वीरान पड़े वनटांगियों के गांव में आज रौनक आ गई है। गांव के गांव बिजली से रोशन हो चुके हैं। बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। हम लोग को जब बाबा हुए हैं तो मुख्यमंत्री हुए तो हम लोग को छत मिला है पढ़ने के लिए। हम लोग को बहुत सुविधाएं मिली है। स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। यहाँ के लोगों को देखते हैं, चेक करते हैं। डॉक्टर लोग मेडिकल से आते हैं, यहाँ पर ब्लॉक से आते हैं। राजस्व ग्राम बन जाने से अब वनटांगिया गांव में सभी योजनाएं पहुंच रही हैं। हमारे गांव में लाइट सुविधा, गैस की सुविधा, ऊपर से अपना शौचालय सुविधा, सब सुविधाएं मिल रही हैं। राजस्व गांव की मांग इन वनटांगिया गांव के निवासियों की तरफ से की जा रही थी, जिसे योगी सरकार ने पूरा कर प्रदेश के प्रति अपना दायित्व निभाया। दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में
ये मेरा फर्ज है, बोलने वाला कोई तो हो। अपनी नाकामी को समय का खेल कहने वालों के बीच पहला कदम उठाने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। किसी खबर को तरोताजा बिना मिलावट के आप तक पहुंचाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। APN खबर है तो दिखेगी। Medical facilities have been provided to the people. Thousands of people across the world. There are lots of landslides. Welcome to the Northeast Bulletin on 8. इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। कोरोना प्रभावित इलाकों में लौट सकता है लॉकडाउन। केजरीवाल का केंद्र को प्रस्ताव, बाजारों को सील करने की तैयारी। लव जिहाद को लेकर कानून बनाएगी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाने की तैयारी। कानून में होगा 5 साल की सजा का प्रावधान। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट बैठक। बिहार में विभागों का बंटवारा। मेवालाल को शिक्षा मंत्रालय, मंगल पांडे को फिर स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने की संभावना। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 2 दलित नाबालिग बहनों की कथित हत्या। हत्या के बाद शव तालाब में फेंका, रेप की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और इस सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा के साथ ही कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई के उपायों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी इस बैठक में शामिल होना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान डिजिटल माध्यम से आमना सामना हुआ था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी रूस की मेजबानी में हो रही है ब्रिक्स देशों के 12वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 17 नवंबर यानी आज हो रही इस बैठक का विषय वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवप्रवर्तक विकास है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत को अध्यक्षता सौंपी जाएगी। ब्रिक्स को एक प्रभावी संगठन माना जाता है जो विश्व की कुल आबादी के आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 16.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में शामिल नेता आपसी सहयोग और आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा के साथ ही कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई के उपायों जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीनाथ धाम पहुंचे। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने धाम में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना की। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने धाम के दर्शन किए। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सोमवार को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने का प्रोग्राम था, लेकिन केदारनाथ में खराब मौसम की वजह से वो बद्रीनाथ धाम नहीं जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से चमोली जिले के तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में 1 एकड़ भूमि पर 40 कमरों के पर्यटक आवास गृह का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका शिलान्यास आज उन्होंने कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इसकी लागत करीब 11 करोड़ है। इसमें 40 कमरों के साथ रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, डॉर्मेट्री और पार्किंग की सुविधा होगी। इस भवन का निर्माण गढ़वाल शैली के आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग के रूप में कराया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। दोनों आतंकी में से एक जम्मू कश्मीर के बारामूला और एक कुपवाड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन्हें सराय काले खां के पास से गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से विस्फोटक और दस्तावेज बरामद हुए हैं।
पूछताछ में पता चला है कि ये दोनों आतंकी दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर हमले की साजिश रच रहे थे। इनके निशाने पर कई वीआईपी भी थे। पुलिस ने इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में धमाका करने की साजिश थी। कहा जा रहा है कि ये दोनों ही सोशल मीडिया के जरिए आतंकी गुट में शामिल हुए थे। ये दोनों पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। कई बार सीमा पार करने की नाकाम कोशिश भी कर चुके थे। सीमा पर भारतीय सेना के जवानों की कड़ी चौकसी के चलते ये कामयाब नहीं हो पाए। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस को इन दोनों के बारे में इनपुट मिला था। दोनों आतंकी 20 से 22 साल के बताए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद थोड़ी राहत मिली है। गैस चैम्बर बना दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को अब थोड़ी राहत मिली है। बूंदाबांदी से प्रदूषण स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। काफी समय बाद शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 225 दर्ज किया गया। हालांकि ये सामान्य स्तर से 4 गुना अधिक है। शहर में तेज हवा चलनी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद के खिलाफ अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाने जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। साथ ही सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह अपराधी होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर कोई शादी के लिए स्वेच्छा से धन परिवर्तन करता है तो उसके लिए 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा। इसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद के खिलाफ बड़ा बयान दे चुके हैं और साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में ऐसे मामले सामने आने पर उससे सख्ती से निपटा जाएगा और जल्द ही मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को अमली जामा पहना दिया जाएगा। उन्होंने मंत्रालय में गृह विभाग की एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान मंत्री और अफसरों के साथ ये तय किया था। गाजियाबाद जिले के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के नंदगांव में बीती रात एक घर के बाहर खड़ी गाड़ी को चोरों ने चोरी कर ली। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वही घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। संभल जिले की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के करेली गांव में जुए के विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। पिटाई से घायल एक महिला की मौत हो गई। वही घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। संभल में घर के बाहर बैठे युवक पर दबंगों ने चाकू से हमला कर गर्दन काटने की कोशिश की। पुलिस ने पीड़ित को चंदौसी CHC पर भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। चाकू से युवक पर हमले की सनसनीखेज वारदात बेनियाठे थाने के अकरौली गांव की है। राज्यमंत्री गुलाब देवी के गढ़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही है। डीएम के आदेश की अवहेलना करते हुए चंदौसी नगर पालिका के क्षेत्र में प्रदूषण को बढ़ावा देते हुए सड़क किनारे जलाई जा रही आग, जहां वातावरण को दूषित करने का ये खेल कई दिनों से लगातार जारी है। अलीगढ़ के बरौला बाईपास स्थित नगर निगम की गौशाला में बीती रात 5 गायों के मृत होने की सूचना मिलने के बाद नगर निगम के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राज बहादुर सिंह ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बीमार गायों को इलाज मुहैया कराया, जिसमें से 5 गाय गंभीर रूप से बीमार मिली। फतेहपुर के असोथा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में सोमवार को 2 नाबालिग दलित बहनों की कथित रूप से हत्या करके शव को एक तालाब में फेंक दिया गया। पुलिस के अनुसार दोनों बच्चों की आंखों में चोट के निशान हैं। पुलिस ने बताया कि बच्चियां दोपहर को चने का साग तोड़ने जंगल की तरफ गई थी और शव देर रात तालाब में मिला है। एएसपी राजेश ने बताया कि दोनों बच्चियां दोपहर घर से जंगल के में स्थित खेत में चने का साग तोड़ने गई थी। देर शाम तक घर न लौटने पर परिजन और ग्रामीण ने उनकी तलाश की और शव जंगल में एक तालाब में तैरते पाए गए। करीब 9 बजे रात को पुलिस को सूचना दी गई। एएसपी ने बताया कि परिजन और ग्रामीणों ने अज्ञात पर बलात्कार या बलात्कार करने के में असफल होने पर हत्या करके शव तालाब में फेंके जाने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने गृह जिले कौशाम्बी का दौरा किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जिले पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और इस दौरान वो अपने पैतृक आवास सिराथू पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इसके बाद वो कौशाम्बी जिले के मृतक बीजेपी कार्यकर्ता के परिजनों से मिलकर उनका हालचाल जाना। हरदोई जिले के लोनार कोतवाली इलाके के जगदीशपुर में नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट के विरोध में परिवारीजनों को जमकर पीटा। इस दौरान एक परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। परिवारजनों का कहना है कि बदमाशों ने 2 लाख रुपए की नकदी और महिलाओं के जेवर लूट लिए। प्रकरण की जानकारी पर एएसपी सीओ फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पड़ताल के खुलासे के लिए पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है। बरेली जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 हत्याओं से दहशत फैल गई है। भूता के एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्योलडिया में बीड़ी का बंडल खरीदने गए युवक को मामूली कहासुनी पर पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं तीसरी घटना मीरगंज की है, जहां